ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब हम टोटल जो है वो 4 लोग हैं, यानी मेरे समेत 3 लोग और हैं। चलें, सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका तकरीबन हमने हाफ कवर कर लिया था, और कुछ हाफ चैप्टर जो था वो बाकी रिमेनिंग था, तो वो बाकी अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। यानी जब आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करते हैं, उसे मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, तो जितना आप उस पर वर्क करते हैं उसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, और जितना वर्क करेंगे वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसा कि ये अगर मैं बताऊं, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इसको ए रख लें और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन ई पड़ा है। अब ये बात तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ रिपेल होगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब हमने वर्क हमें कब करना पड़ता है, अब वर्क हमें दायरा इसी सूरत में करना पड़ेगा। आप ऊपर जो कहें कि हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद भागता हुआ चला जाएगा, हमें कोई एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो टर्म है वो है एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क हमें तब करना पड़ेगा जब हम इसको नीचे पॉइंट ए की तरफ लेके आएंगे, तो फिर हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हुई है, तो लिहाजा आप इसको यूं समझे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि आपने को प्रोटॉन रखा होगा ये। तो प्रोटॉन पी को आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको खुद लेके जाना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये प्रोटॉन ऊपर बी की तरफ खुद नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर जो प्लेट आपको नजर आ रही है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा यू हैव टू डू वर्क ऑन प्रोटॉन। तो आप इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जितना आपको वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेके जाने में, ये सारे का सारा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट आया था कि आपने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसका मतलब यह है कि आपने जब चार्ज को मूव करवाना है तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसे मूव करवाना है, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा और हम कहेंगे कि चार्ज हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके से जो भी आपको एग्जांपल दी उसमें आप कह सकते हैं कि आपने ये पॉइंट बी था आपके पास, और ये पॉइंट ए था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव है, और आप यहाँ से प्रोटॉन को उठा रहे हैं और आप ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है यू हैव टू डू वर्क ऑन प्रोटॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए इधर है। अगर ये प्रोटॉन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये आसानी के साथ मूव कर सकता था, ये देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोटॉन को मूव करना बहुत आसान है, ऑटोमेटिकली ये मूव करके जा सकता था, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वर्क डन ए बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि यूनिट चार्ज आपके पास वो डिवाइडेड बाई चार्ज है, और यही इक्वल है पोटेंशियल के, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है आपको क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल देता है। और चूंकि चेंज है तो चेंज हमेशा कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका फाइनल है तो लिहाजा इसका पोटेंशियल है वी बी, और ये आपका इनिशियल था तो लिहाजा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी बी माइनस वी ए, ये आपको बताएगा चेंज इन पोटेंशियल। तो दो तरीकों से आप लिख सकते हैं इसको, चेंज इन पोटेंशियल के लिहाज से भी आप डेल्टा भी फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से भी वर्क डन फाइंड करते हैं, सॉरी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो वर्क डन एक्चुअली आप कर रहे हैं, ये क्या हुआ है, ये उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उसने इंक्रीज की है। क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज होता है इसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है और पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है, ये भी एक कन्वेंशन है। तो आप देख सकते हैं इस केस में हम पॉइंट पी को नेगेटिव चार्ज से उठा के पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी हम उसको लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं, लिहाजा उसकी जो इंटरनल जो उसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इंक्रीज होगी। तो लिहाजा आप चेंज इन पोटेंशियल को वर्क डन की शक्ल में भी लिख सकते हैं और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपने वर्क किया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में कंज्यूम हो गया। अब ये अपना जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता है, तो कहता है कि अगर आप अपना जो पॉइंट ए था उसको सेट कर दें इन्फिनिटी पे, यानी आप कहीं दूर से आ रहे हैं, कहीं दूर से आप आ रहे हैं पॉइंट बी की तरफ, और पॉइंट जो इन्फिनिटी पे आपने सेट किया हुआ है, तो वहाँ पे उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, ये आपकी टर्म निकल जाएगी। और ये अब ए बी ये भी खत्म हो जाएगा और आपका फार्मूला बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट या यू ओवर क्यू नॉट। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी यू इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये इसके साथ क्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे भी क्यू है, तो ये कट जाएगा डेल्टा यू के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होना चाहिए। पोटेंशियल के लिए कट जाएगा, क्योंकि जब आपने पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप नीचे डिनोमिनेटर में क्यू अप्लाई करना है, तो वो क्यू जो है इसके साथ कट जाएगा, और ये आपके पास जो पोटेंशियल इसमें आप छोटा क्यू नहीं है। यानी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जब आप फाइंड करेंगे तो उसमें दोनों क्यू इन्वॉल्व होते हैं। है। और जो जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसमें चूंकि ए क्यू जिस तरह कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स में भी आपके पास दो क्यू होते हैं, क्यू वन और क्यू टू, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो वो चूंकि होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो लिहाजा एक चार्ज आपका कट जाता है, जो आपका रेफरेंस चार्ज होता है जिसके लिहाज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होते हैं वो कट जाता है, और सिंपली ए क्यू फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब तक आप वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तब तक आपके पास दो क्यू होंगे, यानी एक चार्ज को उठा के दूसरे चार्ज की तरफ आप उसको लेके आ रहे हैं तो वो दोनों चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल के फार्मूले में चूंकि डिवाइड करना आपने यूनिट चार्ज के साथ, लिहाजा एक क्यू जो है छोटा क्यू वो रेफरेंस क्यू आपका कट जाएगा। तो ये फार्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी के और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इसके अलावा सिंगल चार्ज के लिए ये लिखा हुआ है जी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r स्क्वायर के लिहाज से वैरी करती है, पोटेंशियल जो है वो 1/r और यू जो है वो भी 1/r। डाइपोल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r क्यूब हो जाती है, वी जो है वो 1/r स्क्वायर हो जाता है, यानी एक एक आर बढ़ता जा रहा है। ये अगर आप सिर्फ सिंपली ये याद रख लें तो डाइपोल और क्वाड्रपल के लिए आप आसानी से खुद भी देख सकते हैं, एक एक पावर आपने इंक्रीज करते जाना है। ये टू है, वैसे तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है जो कि यहाँ पे नहीं की जा सकती है, पूरा सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं और ये अमूमन क्वेश्चन के अंदर एंड रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। जिस तरह आपके पास कोई रिंग ऑफ चार्ज होता है तो उसका पूछा जाता है कि बताएं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आपके पास कोई डिस्क होती है, चार्ज की डिस्क होती है, उसके सेंटर पे पूछ ली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंड रिजल्ट आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। इन साइड दी स्टोरी क्या हुआ है वो नहीं पूछा जाता, एंड रिजल्ट हमेशा पूछे जाते हैं, या तो स्टेटमेंट पूछ ली जाती है क्वेश्चन के अंदर या फिर एंड रिजल्ट पूछ लिया जाता है। तो बस सिंपली आप ये याद रख लें तो इसकी एक पावर आप इंक्रीज करते जाना है, तो डाइपोल फिर एक पावर आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्वाड्रपल के लिए हो जाएगा। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जी कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ ई जीरो होगी वहाँ पे वी भी जीरो हो, और वाइस वर्सा का मतलब है कि जहाँ वी जीरो वहाँ पे ई भी जीरो, तो ये बात जरूरी नहीं है। नीचे मिसाल भी तो ये दी हुई है कि स्फेरिकल शेल की अगर आप बात करें तो स्फेरिकल शेल में आपको पता है कि इनसाइड द शेल ई जीरो होती है, लेकिन वहाँ पे वी जीरो नहीं होता, क्योंकि वी का ताल्लुक होता है चार्ज के साथ। तो चूंकि सरफेस पे चार्ज पड़ा है तो लिहाजा उसके अंदर पोटेंशियल जरूर होगा। इसी तरह चूंकि वाइस वर्सा लिखा है कि जहाँ पे वी जीरो होगा वहाँ पे लाजमी नहीं है कि ई भी जीरो, तो आप देखें अगर आप डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल के मिड पे वी जीरो होता है, आपका डाइपोल के मिड पे वी जीरो होता है, लेकिन वहाँ पे ई जीरो नहीं होता। इसके अलावा आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, इस पूरी टर्म को आप पढ़ते हैं ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, यानी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बल्कि ये आप एक हमेशा के लिए याद रख लें कि जब भी कभी आप किसी चीज का चेंज फाइंड फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन तो वो ग्रेडियंट होता है, चाहे वो चेंज इन प्रेशर है, चाहे वो चेंज इन वोल्टेज है, पोटेंशियल है, चाहे किसी चीज में भी चेंज है, वो अगर आप डिस्टेंस के लिहाज से उसमें देख रहे हैं तो वो ग्रेडियंट होगा। तो ये चूंकि हम वोल्टेज में चेंज देख रहे हैं, पोटेंशियल में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो लिहाजा ये होगा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और दूसरा इसका यूनिट जो है वो है वोल्ट मीटर। ये आपकी असाइनमेंट भी आपने इसको प्रूव करना है कि न्यूटन पर कूलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है, नाम से ज़ाहिर है वो सरफेसेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। अब आपके पास एक स्फीयर है, ये देखिए स्फीयर है और यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से इस पूरी स्फीयर की सरफेस के ऊपर आपका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सारे के सारे सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वहाँ पे याद रखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ई आपका जीरो होता है, और अगर ई जीरो है तो अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ई जीरो है तो ई जीरो में बता रहा है कि फिर चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो है, यानी दोनों चीजें आपस में आप रिलेट कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि ई जीरो है, और अगर ई जीरो है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, जीरो है। इसके अलावा वर्क डन जो है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे जो वर्क आप करते हैं वर्क डन वो भी जीरो होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जब जाते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे तो वर्क डन जीरो होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे परपेंडिकुलर होती हैं, यानी ये आपके पास इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, हम सिर्फ इस सर्फेस की बात करेंगे, ये सर्फेस आपने ली है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस सर्फेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये जो सर्फेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, वो भी रेडियली आउटवर्ड होती है या फिर रेडियली इनवर्ड होती है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड है, और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा है तो फिर रेडियली इनवर्ड होगी। तो ये याद रखना है कि सर्फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, और सर्फेस एरिया का अगर आप वेक्टर फॉर्म में लें तो फिर ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, यानी एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। एवरी कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, कोई भी कंडक्टर है वो आपके पास एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, उस पर जब आप चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है ये आपको कल बताई थी कि चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और जब तक स्टेबिलिटी नहीं लेके आते तब तक वो रिपेल करते रहते हैं, और एक वक्त आता है जब वो कंडक्टर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बन जाता है, और जो चार्ज है वो मैक्सिमम जितना उसने रिपेल होना था रिपेल होकर सर्फेस पे आ जाता है। डाइपोल क्या चीज होती है, जब आपके पास दो चार्जेस हों जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन एक की पोलैरिटी जो है पॉजिटिव हो दूसरा जो है वो नेगेटिव हो, और उनके दरमियान कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस भी हो, डिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक डाइपोल है। डाइपोल का जो यूनिट है वो आप फार्मूले से ही देख सकते हैं, फार्मूला इसका होता है छोटे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू डी इसको लिखते हैं, क्यू का यूनिट होता है कूलम और डी का होता है मीटर, तो लिहाजा डाइपोल मूवमेंट का यूनिट जो है वो बनता है कूलम मीटर। इसके अलावा जो पॉइंट है एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे जब होंगे तो वहाँ पे जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो जीरो होगा। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, नीचे मैंने फिगर में बताया हुआ है कि जब आप एक डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल के दरमियान में जो आप परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप यहाँ पे जो पोटेंशियल आपका वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अभी ऊपर बताया था कि किसी भी डाइपोल के जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे आपका जो वी होता है वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे ई जीरो नहीं है, वी इज जीरो हेयर बट ई इज नॉट जीरो हेयर। और इस पॉइंट के ऊपर आप जितना मर्जी ऊपर चले जाएं किसी भी पॉइंट पे आपका जो वी है वो हमेशा जीरो ही रहेगा, लेकिन ई जीरो जीरो नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट ये अभी ऊपर हम डिस्कस कर लिया है। इसका दूसरा जो यूनिट है वो डिबाई है, यानी कूलोमीटर के अलावा जो एक और यूनिट है डाइपोल मूवमेंट का वो डिबाई यूनिट है।
अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। जीरो डाइपोल मूवमेंट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें एटम्स सेम होते हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्डिंग बनाता है तो ये नॉन पोलर होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो ये नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो पोलर होते हैं, पोलर का मतलब एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्लोरीन है, यानी डिफरेंट एटम है, अब ये पोलर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, वो नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप मूव करवाते हैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो वो जितनी एनर्जी गेन करता है उसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, यानी एक कूलम चार्ज, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जब आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अंदर मूव करवाते हैं विद कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये मस्त है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो जितनी एनर्जी वो गेन करता है उसको कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे 1 प्रोटॉन वोल्ट भी पूछा जा सकता है, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा कि जब एक प्रोटॉन को आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल के अंदर मूव करवाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तो वो जितनी एनर्जी गेन करेगा वो 1 प्रोटॉन वोल्ट कहलाएगा, और 1 अल्फा वोल्ट भी हो सकता है। सोचिएगा जरा उसका फिर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसके अलावा इसको आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर एरिया, यानी अगर ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस आपने दी हुई है, तो इसका जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ई और एरिया जो है ये आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा, एरिया और चीज़ है, वेक्टर एरिया और चीज़ है। जब एरिया की मैं बात करूंगा, सिर्फ एरिया की बात करूंगा, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा सीन है कि ये आपके पास एरिया है, ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इसमें से पास कर रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एरिया ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन जब आप वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वेक्टर एरिया का, चूंकि हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यूं, ये चूंकि एरिया में लिया हुआ है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये बनता है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, ये वेक्टर एरिया ऊपर मैं वेक्टर डाल रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप वेक्टर एरिया की फॉर्म में लिखना चाहें कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो आप यूं कहेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, ठीक है, तो उस वक्त आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और वाइस वर्सा। गाजी लॉ, गाजी लॉ हमें फ्लक्स के बारे में बताता है किसी भी क्लोज शेप, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, ये कोई भी क्लोज सरफेस हो सकती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए वो जो क्लोज सरफेस लेते हैं वो सिमेट्रिक लेते हैं, स्फेरिकल ले लेते हैं, या फिर हम सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, क्यूबाइड ले लेते हैं, क्यूब टाइप ले लेते हैं, वो इसलिए ताकि हमें उसका एरिया फाइंड करना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स के फार्मूले में ई डॉट ए आता है, और ये एरिया निकालना हमारे लिए आसान कब होता है, जब हमारे पास कोई सिमेट्रिक शेप हो, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल शेप हो, तो उसका एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वरना तो गाजी लॉ जो है ये क्लोज सरफेस के लिए, सिमेट्रिक लेना हमारी अपनी कन्वीनियंस है। तो गाजी लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सिमेट्रिक सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिमेट्रिक सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फिर आ गया एप्सिलॉन नॉट, कल वो लेक्चर में बताया था कि जब भी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाए समझ जाए कि मीडियम डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला, वो एक तो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है उस सरफेस के अंदर, और दूसरा मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। बाकी इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि शेप आप कैसे ले रहे हैं, ये अगर आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और मैं कहता हूँ कि ये 4 लाइनें पास कर रही हैं, यानी इसका फ्लक्स 4 है, तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप यहाँ पे कोई क्यूब बनाएं, आप यहाँ पे कोई स्फीयर बनाएं, आप यहाँ पे कोई सिलेंडर बनाएं, इसका फ्लक्स 4 ही रहना है, और आप देख सकते हैं कि इसका फ्लक्स 4 है। क्यूब है तो भी फ्लक्स 4 है, स्फीयर है तो भी फ्लक्स 4 है, सिलेंडर बनाया तो भी फ्लक्स 4 है। यानी गाजी लॉ का इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आप किस तरह की फिगर बना रहे हैं, फ्लक्स का ताल्लुक ज्योमेट्री ऑफ शेप, ज्योमेट्री ऑफ फिगर या शेप ऑफ फिगर से इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिमेट्रिक सरफेस एंड मीडियम। ये फ्लक्स का इस दो चीज़ों के साथ सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है। आप जरा बताइएगा कि मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, और उस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने एक डाईपोल रखा हुआ है, ये एक मैंने स्फेरिकल सरफेस ली हुई है और इसके अंदर मैंने एक डाईपोल रखा हुआ है, ये डाईपोल एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो बताइएगा नेट फ्लक्स जो होगा वो इस क्लोज सरफेस से कितना होगा। म्यूट अनम्यूट किया हुआ है मैंने आपको, बताइए जरा कि स्फेरिकल सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने एक डाईपोल रखा हुआ है, तो इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा। जीरो आई थिंक, जी, आई थिंक जीरो, बिकॉज हाँ जितना हाँ जी, इसका मतलब फ्लक्स जीरो बाहर होगा जाएगा उतना क्योंकि, ही अंदर जाएगा हाँ जी, क्योंकि पॉजिटिव का जो फ्लक्स होता है इनसाइड। वो आउटवर्ड होता है, तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है उतना ही फ्लक्स नेगेटिव की वजह से इनवर्ड भी है, जिस वजह से जो इसका नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो क्लोज चार्ज है, ये देखिए टोटल चार्ज जो है जो इनक्लोज है वो जीरो है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ज्यादा जो नेट चार्ज उसके अंदर वो जीरो है, जिस वजह से फ्लक्स भी इसका जीरो है। गाजिल आप क्यों यूज करते हैं जी, बड़ी आसानी के साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गाजिल लॉ के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो फ्लक्स के फार्मूले आपके पास दो हो गए हैं, एक चार्ज इनक्लोज बाई गाजिल लॉ वाला जो है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, और एक फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए। इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो गाजिल लॉ जो है ये आपको हेल्प आउट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए।
क्लोज सरफेस के लिए सिर्फ वैलिड होता है। गाजिल आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आप एक स्ट्रेट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे आपके पास कुछ थिन स्फेरिकल शेल है, उसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इनसाइड दी स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल। मुझे यहाँ बड़ा जबरदस्त एक दो पॉइंट है क्यूब के हवाले से। आपके पास एक क्यूब है और आपने उसके अंदर आपने चार्ज रखा हुआ है, यानी ये एक क्यूब अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ ये, तो इसके अंदर ये मैंने चार्ज रखा हुआ है। तो अब टोटल फ्लक्स तो जो है वो होगा फाई होगा, ठीक है। और ये हमें पता है कि क्यूब की 6 साइडें होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन और आगे पीछे, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइडों का मिला के जो टोटल फ्लक्स है वो है फाई। और अगर आपसे एक सादा से सवाल कर लिया जाए कि किसी एक साइड से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा 5/6, क्योंकि 6 साइडें हैं। एक साइड से फ्लक्स पास करने वाला जो होगा वो होगा 5/6। 2 साइडों से होगा तो फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 साइडों है तो फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इस नंबर को 2 साइडों के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 साइडों के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। असल क्वेश्चन है अब कि आपने चार्ज को अब रख दिया कॉर्नर पे। तो जब आप चार्ज को कॉर्नर पे रख देते हैं, यानी क्यूब पहले तो था क्यूब के अंदर, अब आपने क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया चार्ज को, तो अब फ्लक्स थ्रू एडजेसेंट साइड्स विल बी जीरो। यानी जिस कॉर्नर पे आपने रखा है, ये यहाँ पे अब मैं क्यूब नहीं बना रहा, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चार्ज मैंने रखा है कॉर्नर पे। तो ये देखें जी, इस साइड में से भी जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, और इस साइड में से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो भी जीरो होगा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है फ्लक्स के लिए हमें पता है फार्मूला होता है ई डॉट ए। तो ई और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, और cos 90 जो होता है वो जीरो होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, जब इस सरफेस का जो एंगल है वेक्टर एरिया वो हमें पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो इस वजह से जो तीन सर्फेसेज आपको पता है, आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर आप किसी रूम में बैठे हुए तो आप देख सकते हैं किसी एक कॉर्नर की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको उसके साथ जुड़ी हुई तीन सर्फेसेज आपको नजर आएंगी। एक आपको फर्ज करें एक फर्श वाली सर्फेस हो गई, एक उसकी एक दीवार हो गई, और दूसरी उसके साथ दूसरी दीवार जुड़ी है। तो तीन सर्फेसेज जो है वो एक कॉर्नर के साथ अटैच होती हैं, लिहाजा उन तीन सर्फेसेज से जो फ्लक्स होगा वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जो बाकी तीन सर्फेसेज रह जाएंगी उनमें से जो फ्लक्स पास करेगा वो 5/8 पास करेगा। और अगर आपने एक सरफेस से फाइंड करना है तो यही 5/8 को आप 3 से फर्दर डिवाइड कर दें, क्योंकि तीन साइडों से पास करने वाला 5/8 है, और एक साइड से पास करने के लिए आप इसको फर्दर 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5/24। यानी टोटल फ्लक्स का 24वां हिस्सा रह जाएगा। कब? अगर आपका चार्ज किसी कॉर्नर पे पड़ा है और आप जो एडजेसेंट तीन साइड्स हैं उनमें से तो फ्लक्स जीरो है, बाकी जो तीन साइड रह गई हैं उन तीनों में से मिला के फ्लक्स है 5/8, और उन तीनों में से अगर एक में फ्लक्स देखना है तो फिर है 5/24। हेमिस्फीयर की बात करें, पूरे स्फीयर की बात करें तो ये चार्ज पड़ा है तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस चार्ज की वजह से वो होगा 5। लेकिन अगर हेमिस्फीयर है, इस तरह आधा स्फीयर आपने कर दिया, तो इसके अंदर भी जब आप चार्ज रखेंगे तो अब भी जो फ्लक्स होगा वो 5 होगा। मसला तब पैदा होगा जब आप जो चार्ज है उसको इस फ्लैट सर्फेस के ऊपर रख देंगे यहाँ पे। जब तक अंदर है तब तक हमें पता है कि फिगर मैटर नहीं करती, फिगर चाहे स्फेरिकल बनाए, क्यूबिकल बनाए, सिलेंड्रिकल बनाए, फ्लक्स वही रहता है। अब जब आप फ्लैट सर्फेस के ऊपर आ गए हैं तो फ्लैट सर्फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो तो जीरो होगा। उसकी रीजन ये है कि ये फ्लैट सर्फेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी, और ये जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो यूं होगा, फ्लैट सर्फेस का वेक्टर एरिया होगा, और दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 का, लिहाजा ई डॉट ए cos 90 जीरो हो जाएगा। फ्लैट सर्फेस से फ्लक्स जो पास कर रहा है वो जीरो होगा। लेकिन ये याद रखें ये उस वक्त बात है जब आपका चार्ज सर्फेस के ऊपर पड़ा है, अंदर पड़ा है तो डजेंट मैटर कि फिगर कैसी है। अच्छा, तो फ्लैट सर्फेस से फ्लक्स जो पास कर रहा है वो तो जीरो हो गया, पीछे रह गया आपकी जो कर्व सर्फेस है उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा ये कर्व सर्फेस। तो ये आधा हो जाएगा, हेमिस्फेयर के लिए आधा हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। फुल स्फीयर के लिए 5 और हेमिस्फेयर के लिए 5/2। लेकिन कब? जब आपका चार्ज सर्फेस पे पड़ा होगा, फ्लैट सर्फेस पे पड़ा होगा। इन साइड दी हेमिस्फीयर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल स्फीयर है या हेमिस्फीयर है, फिर चार्ज 5 ही रहेगा, फ्लक्स 5 ही रहेगा। तो चीज़ों को जब आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम जैसा भी दे दिया जाए आसानी से बंदा डील कर सकता है। जब आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि इन साइड दी सर्फेस जब चार्ज होगा तो फिर सर्फेस की शेप मैटर नहीं करती कि वो जो सर्फेस है वो किस शेप की है, स्फीयर की शेप है या सिलेंड्रिकल शेप है या क्या है। इन साइड आ गया तो बस फ्लक्स 5 है। हाँ, जब कार्नर की बात होगी या हेमिस्फीयर की फ्लैट सर्फेस की बात होगी, सिमिलरली कोन की भी बात हो सकती है। ये कोन है आपके पास, तो जब तक कोन के अंदर चार्ज है फ्लक्स 5 रहेगा। लेकिन जब आप इस फ्लैट सर्फेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो अब फर्क पड़ेगा। फ्लैट सर्फेस से पास करने वाला फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लैट सर्फेस एरिया ये होगा और ये लाइन इधर जा रही है, तो आपस में 90 का एंगल बनाएगी। टाइप ऑफ स्फीयर आपके पास चार किस्म के स्फीयर होते हैं। एक होता है हालो स्फीयर कंडक्टिंग, और एक होता है हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की डिस्कशन हम कल कर चुके थे। दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर, वो भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। यहाँ पे फिर हालो ही लिखा हुआ है कि सॉलिड आना था। पहले दो हालो हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, दूसरे हैं सॉलिड कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो पहले ये जो तीनों केस हैं ये सेम है। पहले तीनों केस को आप बिल्कुल सेम ट्रीट कर सकते हैं। इन साइड दी स्फीयर या आउटसाइड स्फीयर, इन तीनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं। आउटसाइड के लिए भी इन तीनों के रिजल्ट एक जैसे हैं, और इन साइड के लिए भी इन तीनों के रिजल्ट एक जैसे हैं। चौथे के लिए डिफरेंट है। तो ये लिखा हुआ है फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, ये आ गया ऑलरेडी, ये चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर आता है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया आपके पास।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी हॉलो स्फीयर, थिन शेल या सॉलिड स्फीयर, तीनों की बात मैंने देखी है कि जब आप आउटसाइड होंगे, बाहर आप होंगे, तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट पे, ये देखें आपके पास, ये चाहे सॉलिड स्फीयर है, चाहे आपका स्फेरिकल शेल है, चाहे कंडक्टिंग है, चाहे नॉन कंडक्टिंग है, जब आप इसके बाहर होंगे तो यहाँ पे आपने गाउडियन सरफेस ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि गाउडियन लॉ तब अप्लाई होता है जब गाउडियन सरफेस होगी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी होगा आउटसाइड स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर, बाहर आपका ये वाला आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर, और ये आर छोटा आर याद रखें, छोटा आर हमेशा गाउडियन सर्कल का रेडियस होता है, और जो बड़ा आर होता है ये आपका ओरिजिनल जो स्फीयर होता है उसका रेडियस होता है। अब आते हैं इनसाइड, पहले तीनों केसेस के लिए इनसाइड की बात करें, तो चाहे आपका हालो स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, चाहे आपका सॉलिड स्फेरिकल शेल सॉलिड स्फीयर है, जब उसके अंदर की बात करेंगे तो अंदर जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा तीनों के लिए, क्योंकि अंदर चार्ज एंड क्लोज जीरो है। ये चाहे शेल आपने लिया है चाहे सॉलिड स्फीयर लिया है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो जीरो है, चार्ज सारा सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब बातें नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इसलिए डिफरेंट है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब यह है कि अब आपका ये स्फीयर सारा भरा हुआ है, ये खाली कोई नहीं अंदर से, और इसको आपने दे दिया चार्ज। और चार्ज नॉन कंडक्टिंग को जब आप देते हैं तो ये कल मैंने बताया था कि जहां आप चार्ज देंगे ये वहीं पे पड़ा रहता है, ये यानी अगर आपने इधर चार्ज दिया तो ये यहीं पड़ा रहेगा, यहाँ चार्ज इधर ही पड़ा रहेगा, यहाँ चार्ज इधर पड़ा रहेगा, यहाँ चार्ज इधर दिया, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होता तो इन्होंने रिपेल करते करते इनको यहाँ सरफेस पे बाहर भेज देना था, जो कि फिर वो पहले तीनों केसेस में ही आ जाता है। तो क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो ये फिर एक अलग से केस बन जाता है। और इन साइड दी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर आपने ई फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है ई इक्वल टू के क्यू आर ओवर आर क्यूब। ये छोटा आर जो है ये यहाँ पे आपने गार्डियन सरफेस ली हुई है, इसका रेडियस छोटा आर होगा, और बड़ा आर जो है ये एक्चुअल वाला जो स्फीयर है इसका अपना रेडियस होगा। तो के क्यू और आर, ये क्यू क्या है, ये वो चार्ज है जो आपने स्फीयर को दिया हुआ है, ये 5 कूलम 10 कूलम जो आपको गिवन होगा ये चार्ज वो क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ये आपके पास होती है इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ये इनफाइनाइट शीट जब आ गया तो इसका मतलब आपके पास अब अनलिमिटेड एरिया, इसकी एरिया को डबल करने से ट्रिपल करने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नो कि आपसे कहें कि इनफाइनाइट शीट का अगर हम एरिया डबल कर देते हैं तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़े। तो ये नो कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, जब इनफाइनाइट आ गई तो ये ऑलरेडी सारी आपकी यादें उसने क्रॉस की हुई हैं, तो लिहाजा ई इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता कि चाहे आप इसके करीब हैं चाहे आप इससे दूर हैं, ये भी मैटर नहीं करता। ये देखें ये शीट इनफाइनाइट शीट, तो चाहे आप इसके करीब हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और अगर आप दूर हैं यहाँ पे भी पहुंच गए हैं तो भी ई इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट रहेगा, क्योंकि शीट इनफाइनाइट है। अब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो पहले एक शीट थी अब दो शीट्स हो गई हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको पता है दो शीट्स होती है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो लिहाजा वही जो आंसर आया था एक शीट का उससे दो से मल्टीप्लाई कर दें तो जो बटे वाला दो है वो गायब हो जाएगा, तो लिहाजा ई इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट यहाँ पे, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में, या ऐसी दो शीट्स जिन पे अपोजिट चार्ज है उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है जिसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दोनों भी आप नोट्स में खुद से लिख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैपेसिटर के बारे में है, सेशन का टाइम 2 मिनट रह गया। चलें, ये फिर बाद में करेंगे।